जीवन में परिवार से बड़ी कोई पूंजी नहीं है। और मेरा यही कहना है कि जो भी आनंद सुख और दुख का अपने परिवार के साथ ले सकता है कोई व्यक्ति, वैसा जीवन में किसी के साथ नहीं ले सकता। आज भी 15 साल के युवक से लेके 75 साल के व्यक्ति के साथ मेरे जो संबंध रहते हैं वो इस तरह के रहते हैं। पारिवारिक वातावरण में खुले संबंध मेरे सभी व्यक्तियों के साथ रहे। और हमारे प्रिय बड़े भैया एवं मार्गदर्शक हितू भैया, युवाओं की शान बड़े भैया हितेंद्र शर्मा और हितू भैया, हितेंद्र शर्मा और हितू। तो मेरे बड़े भैया, हमारे बड़े भाई हितेंद्र जी शर्मा हितू भैया, हम सबके प्रिय आदरणीय बड़े भाई हितेंद्र जी शर्मा। बड़े भैया हितेंद्र शर्मा जो लोगों के बीच हितू भैया के नाम से प्रसिद्ध हैं। बड़े भैया हितेंद्र जी शर्मा, आदरणीय हितेंद्र जी शर्मा। हितू भैया भोजन आ रहे हैं हितू भैया। स्वागत है आपका साइंस इंडिया न्यूज पे। जब छात्र राजनीति की बात आती है तो लोगों को अक्सर जेपी आंदोलन याद आता है, जिसके अंदर छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। पर वो छात्र राजनीति कहाँ से पनपती है, कहाँ से वो विचार आता है, इसी विषय पर हमारे साथ हैं आज हितेंद्र शर्मा जी, जो हमें बताएंगे छात्र राजनीति के मायने क्या हैं और किस तरह छात्र राजनीति व्यक्ति में उत्पन्न होती है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आपके हिसाब से छात्र राजनीति क्या है? छात्र जीवन में जो छात्र जीवन है उसमें आदमी सबसे ज्यादा राष्ट्र के प्रति जो भावनाएं किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा आती है वो उसके छात्र जीवन में, जब वो 16, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में रहता है। उस समय पे उसको ये रहता है कि मैं मेरे राष्ट्र के लिए कुछ कर सकूं, मेरे समाज के लिए कुछ कर सकूं। और उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम और प्लेटफॉर्म होता है छात्र राजनीति। उसी में अगर उसको सही दिशा मिलेगी व्यक्ति को, छात्र को, तो वो समाज जीवन के लिए कुछ कर पाएगा। और उसी में अगर उसको दिशाहीन बना दिया गया तो वो समाज का विघटन कर देगा। आपके अंदर कब आपको लगा कि आपको छात्र राजनीति करनी चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, और आपको कैसे यह सब हुआ आपके साथ? राजनीति में आना मेरा कभी उद्देश्य नहीं था। जब मैं कॉलेज में गया था तो उस समय ये सोच के गया था कि ग्रेजुएशन करनी है और पुलिस की पढ़ाई करके पुलिस में जाना है। मगर मैं जब कॉलेज में आया तो मैं विद्यार्थी परिषद के लोगों के संपर्क में आ गया, विद्यार्थी परिषद में काम करने लगा। तब भी ये कभी नहीं था कि चुनाव लड़ना रहेगा, मगर परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई और संगठन ने कहा तो हमने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़के राजस्थान में उस समय सबसे अधिक मत प्रतिशत से जीतने वाला प्रत्याशी बना। और ये एक यात्रा शुरू हो गई ना चाहते हुए भी, और अभी तक चल रही है। आपका जो मत प्रतिशत था वो सबसे ज्यादा था, 90% वोट पड़े थे आप। 93% आपको वोट पड़े थे। तो आपने किस तरह संपर्क किया, मतलब आप किस तरह लोगों से बात करते थे? ये सीखने को बहुत जरूरी है आज के छात्रों के लिए। मुझे आज तक भी समझ में नहीं आया और मैं अपने आप में मैं महसूस कर पाया कि मैं कभी कोई राजनीति में हूं या कोई नेता वेता बन गया कर गया। मैं तो सबसे मित्रवत संबंध रहे। आज भी 15 साल के युवक से लेके 75 साल के व्यक्ति के साथ मेरे जो संबंध रहते हैं वो इस तरह के रहते हैं। पारिवारिक वातावरण में खुले संबंध मेरे सभी व्यक्तियों के साथ रहे। और कार्यकर्ता या इस तरह की भावना मेरे अंदर कभी नहीं रही कि ये फला आदमी कार्यकर्ता है या ये है। मेरे तो सबसे दोस्ती के संबंध रहे हैं। और मेरा तो यही मानना है कि जीवन में राजनीति में रहते हुए जो गैर राजनीतिक संबंध रखेंगे वो ही आगे तक जाएंगे। ये एक अफवाह है, सत्य है, क्या है कि यदि कॉमर्स कॉलेज में हितू भैया का कैंडिडेट खड़ा होगा तो जीतेगा ही जीतेगा, इसका क्या सत्यता है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हारे भी हैं। हार जीत तो राजनीति की सतत प्रक्रिया है, मगर हमने हार के भी संगठित रहे हैं और कई बार जीतने वाले लोग भी विजय जुलूस में आपस में लड़ते रहे हैं। तो हार जीत तो एक सतत प्रक्रिया है। चुनाव निमटा और वो सब चीजें खत्म हो जाती है, मगर सब लोग साथ में मिलकर संघर्ष करते रहे, ये बड़ी चीज है। आपके समय के अंदर व्यक्ति एक एक व्यक्ति से मिलता था और आज के समय में देखा जा रहा है कि पैराशूट लैंडिंग होती है, पैसा बहुत बहता है चुनाव के अंदर। तो ये चेंजेस क्यों आए? उस समय पे संचार के इतने माध्यम नहीं थे, मोबाइल तो हुआ ही नहीं करते थे, और होते भी थे तो पेजर हुआ करते थे। तो लोग व्यक्तिगत रूप से हम सब आपस में संपर्क किया करते थे, घरों पे जाते थे कन्वेंसिंग के लिए, और छात्र साल 2-2, 3-3 साल तैयारी करा करता था। आज प्रशासन और सरकार के माध्यम से भी छात्र राजनीति पे इतनी बंदिशें लगा दी गई है कि छात्र अपनी आवाज नहीं उठा सकते। छात्र नेताओं को दबा दिया गया है, उनके ऊपर इस तरह का भय का वातावरण बना दिया कि कोई छात्र मुकदमा लगते ही चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जबकि अगर राजनीतिक जीवन में आपको अपनी मांग उठानी है
तो लोकतांत्रिक तरीके से आप आंदोलन करोगे, उसमें भी कई बार सरकार मुकदमे लगा देती है, तब भी आप उसमें चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इस सब बाध्यताओं से छात्र राजनीति को मुक्त किया जाना चाहिए। और छात्र हमारी नजर में कल का नहीं, आज का नागरिक है, और आज के नागरिक को भी अपनी बात उठाने का उतना ही अधिकार है जितना आपको और हमें है। इसलिए छात्रों को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिए। पहले देखा जाता था जो व्यक्ति छात्र राजनीति में, वो आगे जाके राज्य राजनीति या राष्ट्रीय राजनीति में दिखता था, परंतु आजकल चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं या हारते हैं, उसके बाद वो अपना पर्सनल काम स्टार्ट कर देते हैं, बिजनेस या जो भी वो करना चाहे, सरकारी नौकरी में चला जाता है। तो क्या राजनीति सिर्फ छात्रों तक ही सीमित रह गई है या उसके आगे बढ़ने के साधन खत्म हो चुके हैं अभी? ना ना ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अपने कोटा लोकल को ही देखा जाए, धारीवाल साहब छात्र राजनीति से आए, छात्र संघ अध्यक्ष रहे। संदीप जी शर्मा छात्र राजनीति से आए, छात्र संघ अध्यक्ष रहे। प्रहलाद जी गुंजल छात्र राजनीति से आए, ओम जी बिरला छात्र राजनीति से आए, भवानी सिंह जी छात्र राजनीति से आए, रामकिशन जी स्वर्गीय वो छात्र संघ अध्यक्ष रहे, हरीश जी शर्मा, ऐसी एक बहुत लंबी फहरिस्त है। उनसे लेके हम तक और हमारे बाद के भी कई लोग जो छात्र राजनीति से आए हैं और समाज जीवन में राजनीतिक माध्यम से परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति सामाजिक काम करता है और राजनीतिक काम करता है, इसमें अंतर क्या है? सामाजिक कार्य में आपकी मंशा, राजनीति में रहते हुए भी सामाजिक कार्य किए जा सकते हैं और करते हैं लोग। जैसे कि हमारे कोटा में एक बहुत अच्छी परंपरा चालू हुई जो आज पूरे राज्य में और देश में जिसका अनुसरण किया जा रहा है कि लोगों ने ब्लड डोनेशन को राजनीति से जोड़ दिया। राजनीतिक लोग अपने जन्मदिन पे, वैवाहिक वर्षगांठ पे, अन्य किसी कार्यक्रमों में ब्लड डोनेशन करने लग गए। तो ये राजनीति में होते रहते भी आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए और इसमें आपको प्रसिद्धि भी मिल रही है। मगर सामाजिक जीवन में जो सामाजिक कार्य करते हैं उनमें अधिकतम लोगों की भावना ये रहती है कि हम मीडिया से और इससे दूर रहे, वो साइलेंट में अपना काम करते हैं और राजनीतिक व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में सामने आकर अपना काम करता है, मगर कर सब सामाजिक भावना से ही कार्य रहे हैं। जो एक व्यक्ति जब कॉलेज में आता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, किस तरह उसे अपने आप को प्रखर करना चाहिए, मतलब दूसरों से किस तरह जोड़े वो, या क्या क्या करे वो कॉलेज में आने के बाद? कॉलेज में जब बच्चा स्कूल से आता है तो स्कूल में वो 7 से 12 स्कूल में बैठना ही बैठना है, उसको ट्यूशन जानी ही जानी है, माँ बाप रहते हैं, सारी चीजें रहती है। मगर कॉलेज में आते हैं उसको थोड़ा खुला वातावरण मिलता है तो कई बार छात्र दिशाहीन हो जाते हैं, गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपना लक्ष्य तय करना चाहिए, आपको किस दिशा में कार्य करना है। अच्छी सोच के साथ अच्छे व्यक्तियों को साथ लेके कार्य करेंगे तो हम निश्चित रूप से लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। आजकल देखा जा रहा है कि जो छात्र हैं वो नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? नशे के लिए तो यही संदेश है मेरा, क्योंकि मैं स्वयं इस विषय पे मुखर होकर बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में कभी चाय भी नहीं पी। तो नशे के नाम पे जो सबसे कम चीज मानी जाती है वो चाय मानी जाती है, मगर मेरे को मेरे जीवन में चाय का भी स्वाद नहीं मालूम। तो नशा ऐसा रोग है जो पूरे समाज को, पूरे परिवार को, आपको ही नहीं पूरे परिवार समाज सबको बर्बाद कर देगा। तो मेरा छात्रों से, सभी युवा वर्ग से यही अपील है कि कुछ भी हो, कभी भी, कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी तनाव आए जीवन में, नशे की ओर नहीं मुड़ना चाहिए। यदि हम 100 वर्ष पूर्व जाएं तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जो छात्र राजनीति में रहे, उन्होंने देश में क्रांति लाने का कार्य किया। उसके बाद यदि हम 50 साल और बढ़ जाते हैं उस समय अवधि से, तो जेपी आंदोलन होता है जिसमें बहुत सारे छात्र राजनीति वाले व्यक्ति आए, उन्होंने देश की दिशा और दशा बदली। परंतु यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आजकल का विद्यार्थी पबजी खेलता हुआ मिलता है, फोन पे लगा हुआ मिलता है, वो इंटरनेट मोबाइल इसमें लगा हुआ है, वो देश के बारे में उस तरह मुखर नहीं हो पा रहा जिस तरह मुखर होना चाहिए। इसके क्या कारण है? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पबजी खेलना या इंटरनेट मोबाइल पे छात्र हैं, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। मगर जब हम आज से 17-18 साल पहले जब हम छात्र राजनीति में आए थे, तब राष्ट्रवाद की भावना उतनी मुखरता के साथ इस देश में नहीं थी जितनी राष्ट्रवाद की लहर अभी चल रही है। हर व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, चाहे वो किसी भी दशा और दिशा में बैठा हुआ हो, मगर वो अपने राष्ट्र और समाज के प्रति जितना जागरूक और चिंतित इस समय है, इतना मैंने कभी नहीं देखा। और जो हम जेपी आंदोलन की बात करते हैं उसमें प्रमुख चेहरा छात्र थे, क्या अभी भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा आंदोलन हो सकता है जिसमें प्रमुख रूप से चेहरा छात्र होंगे? बिल्कुल हो सकता है। जेपी आंदोलन के समय पे एक ऐसी परिस्थितियां
स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस ने देश में उत्पन्न कर दी थी कि छात्रों में, युवाओं में निराशा और हताशा का वातावरण एक चरम सीमा पे पहुंच गया था। जेपी उस समय पे 75-70 वर्ष की आयु के बुजुर्ग व्यक्ति थे, मगर उन्होंने जो नारा बुलंद करा, उस नारे को और उस झंडे को लेकर जो सबसे आगे चले वो छात्र थे। ये बात और है कि उस आंदोलन में से निकले कई लोग दिशा भटक गए और जेपी आंदोलन को उन्होंने जिस ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता था वहां तक न पहुंचाकर एक सत्ता प्राप्ति का साधन बना दिया। अब आपके कुछ व्यक्तिगत सवाल हैं हमारे, जैसे आप मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? मनोरंजन के लिए मैं परिवार के साथ समय व्यतीत करता हूँ। मेरे बेटे हैं, बेटी है, भतीजे हैं, संयुक्त परिवार में रहता हूँ। तो जब भी खाली समय मिलता है तो मेरी कोशिश रहती है कि अधिकतम समय मैं परिवार के साथ व्यतीत कर सकूँ। मेरे को पशुपालन का शौक है, मेरे खुद की एक डेयरी है। जब व्यर्थ का समय मेरे को सामाजिक कामों से और व्यापार से जो भी समय बचता है तो मैं परिवार में और मेरी डेयरी पे मेरे मित्र जो पुराने स्कूल के यार दोस्त हैं उनमें व्यतीत करना पसंद करता हूँ। आजकल जो छात्र है वो परिवार से कट के दूर रहना पसंद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि परिवार के साथ रहने पे आज़ादी का हनन हो रहा है। तो इस तरह के विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे? जीवन में परिवार से बड़ी कोई पूंजी नहीं है और मेरा यही कहना है कि जो भी आनंद, सुख और दुख का अपने परिवार के साथ ले सकता है कोई व्यक्ति, वैसा जीवन में किसी के साथ नहीं ले सकता। आजकल के नौजवानों में डिप्रेशन की भी चीज़ देखने को मिल रही है। छात्र डिप्रेशन में जा रहे हैं और सुसाइड भी बहुत हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो आज की आधुनिकता में भाग दौड़ और कैरियर ओरिएंटेड जो छात्र हो गया, पहले था मैं और मेरा परिवार, अब सिर्फ मैं ही रह गया, उसमें परिवार भी कहीं ना कहीं गायब हो गया। परिवार के माध्यम से छात्र की दूरी बनती जा रही है परिवार में और छात्र में, तो वो मानसिक अवसाद में कभी कभी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए परिवार को छात्र के साथ निरंतर सतत संपर्क बनाए रखना चाहिए, उसको उसकी रुचि के हिसाब से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आप अपनी इच्छा उस पर ना थोपें। हमारे प्रिय बड़े भैया एवं मार्गदर्शक हित्तू भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु से उनके कुशल जीवन की कामना करते हैं कि निरंतर वे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आशा करते हैं कि भैया का मार्गदर्शन हमें सदैव इसी प्रकार मिलता रहे। इनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवाओं की शान बड़े भैया हितेंद्र जी शर्मा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सानिध्य में हमें हमेशा सही मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और आप हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहें और निरंतर कामयाबी को चूमें, हमारी यही मनोकामना है। आपका छोटा भाई दीपक जानी। हैप्पी बर्थडे हित्तू भैया। हित्तू भैया बोले तो मेरे बड़े भैया, मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे मार्गदर्शक। हितेंद्र शर्मा और हित्तू भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका जीवन मंगल में रहे। हितेंद्र शर्मा और हित्तू भैया मेरे राजनीतिक गुरु ही नहीं, मेरे बड़े भाई है। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे। धन्यवाद। हितेंद्र शर्मा और हित्तू भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका जीवन मंगल में रहे। हितेंद्र शर्मा और हित्तू भैया मेरे राजनीतिक गुरु ही नहीं, मेरे बड़े भाई है। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे। हैप्पी बर्थडे हित्तू भैया। हित्तू भैया बोले तो बड़े भैया। आदरणीय हित्तू भैया जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहें एवं तरक्की करते रहें। हम आपकी कुशल जीवन की मनोकामना करते हैं। हमारे बड़े भाई हितेंद्र जी शर्मा हित्तू भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आपका आशीर्वाद सदा हम पर ऐसे ही बनता रहे, ये हमारी कामना है। हम सबके प्रिय आदरणीय बड़े भाई हितेंद्र जी शर्मा हित्तू भैया को उनके जन्मदिवस 30 जून की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आपको जीवन में सदैव प्रगतिमान रखे, सदैव आपको स्वस्थ रखे भैया, और आपका मार्गदर्शन और साथ हमारे साथ ऐसा ही बना रहे। हैप्पी बर्थडे भैया। हमारे प्रिय भैया हितेंद्र शर्मा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े भैया हितेंद्र जी शर्मा हित्तू भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पूरे छात्र संघ परिवार की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब माता रानी से कामना करते हैं कि आपका उज्जवल भविष्य ऐसे ही जगमगाता रहे और आप ऐसे ही आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। आदरणीय हितेंद्र जी शर्मा हित्तू भैया जो हमारे मार्गदर्शक हैं, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो।
हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आपका छोटा भाई अभिषेक मुखिया। हेतु भैया को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बड़े भैया हितेंद्र शर्मा जो लोगों के बीच हित्तू भैया के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वो मेरे लिए मार्गदर्शक एवं बड़े भाई के समान हैं। ये थे हमारे साथ हितेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने कई विषयों पर अपनी मुखर होकर बात रखी। आपके ऊपर है कि आप उनकी कितनी बातें सहमत होते हैं या असहमत होते हैं, परंतु यदि आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखना जीवन का एक सतत प्रक्रिया है। आप सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। जय हिंद, धन्यवाद।